नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल गिलेज गेलवे यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों से गिलेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एसबीपी क्लास के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ सीखे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी दोस्त, जो क्लास आप लोगों के बीच में मैं बात करने वाला हूँ उस क्लास का नाम है एसबीपी। एसबीपी का हिंदी मतलब होता है सफल भवन योजना और एसबीपी का फुल फॉर्म होता है एस से सक्सेस, बी से बिल्डिंग और पी से प्रोग्राम। अब सवाल उठता है एसबीपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्त, एसबीपी का शाब्दिक अर्थ होता है दायरे में रहकर काम करना, सक्सेस। अब इसके बाद चलते हैं सक्सेस यानी सफल। सफल किसे कहते हैं, सफल होता क्या है, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी कामयाबी के रास्ते में आने वाली सभी दिक्कत व परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त करे उसे हम सफल कहते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बच्चे का पैदा होना व उसी बच्चे का रेस लगाना। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जब एक बच्चा धरती पर जन्म लेता है तब वो तुरंत चल नहीं पाता है, ना ही बैठ पाता है, ना ही वो कुछ कर पाता है। तो दोस्तों ना, वो क्या करता है, सीखता है। सीखने के बाद धीरे धीरे मेहनत करता है और गिरता है, लेकिन उसका जो भी लक्ष्य होता है, चाहे वो दौड़ना हो, चाहे वो खाना खाना हो, वो लगातार करता रहता है और उस दिक्कत परेशानियों को पार करके क्या करता है, वो चलना और दौड़ना सीख जाता है। दूसरी स्टोरी है, एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो आप लोग देखे होंगे कि जब वो साइकिल से छोटा भी होता है फिर भी वो साइकिल चला पाता नहीं है। उसको चलाने की कोशिश करता है, चला नहीं पाता है, बार बार उस पर ट्राई करता है। यानी उसकी जो भी दिक्कत होती हैं, जो भी परेशानी होती हैं, उस पर वो अडिग रहता है, मेहनत करता है। एक दिन साइकिल चलाना सीख जाता है। यहाँ तक कि दोस्त, साइकिल चलाना तो छोड़िए, एक ऐसा भी समय आता है कि वो हाथ छोड़कर साइकिल चलाने लगता है। तो दोस्त, ठीक उसी प्रकार से जब भी हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करेंगे या कोई भी काम करते हैं तो उसमें जब हम सफल होना चाहते हैं, उसमें जब हम पास होना चाहते हैं, उसमें जब हम कामयाब होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ दिक्कत और परेशानियाँ आती हैं। तो दोस्त, हमें उन दिक्कत परेशानियों को हटाना पड़ेगा, यानी उसको जीतना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, सफल का एक छोटा सा फॉर्म है सा से सही, फा से फैसला और ला से लक्ष्य। यानी किसी भी इंसान के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा सही फैसला लिया जाए और उसका लक्ष्य मूल्यवान हो, उसे ही क्या कहते हैं, सफल कहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं दोस्त, बी फॉर बिल्डिंग यानी भवन। एक समतल भूधरातल पर बनी एक ऐसी इमारत जो 4 पिलरों पर या खंभों पर खड़ी हो, जिसके नीचे रहकर हम अपना जीवन यापन करते हैं, उसे हम भवन कहते हैं। जैसे दोस्तों, एक चीज़ समझें, जो बी है ये यहाँ पर केवल उदाहरण के रखा गया है इस बिजनेस में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भवन बनाना सीखेंगे। व्याख्यान हम समझते हैं, आइए हम इसे अपने बिजनेस में समझते हैं कैसे होता है। तो साहब ना, जैसे कि हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किन्हीं 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी वो भी 4 पिलरों पर खड़ी होगी, किसी ना किसी सपोर्ट पर खड़ी होगी और हम आगे बढ़ेंगे तो हम भी किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट लेके। तो आइए हम समझते हैं कि हमारे बिजनेस में वो 4 कौन से खंभे हैं जिस पर हमारा बिजनेस निर्भर है। तो जो सबसे पहला है एजुकेशन, और दूसरा है रूल एंड रेगुलेशन, तीसरा है लिस्ट और चौथा है टीम वर्क। तो दोस्त, मैं इन 4 चीज़ों पे बात आगे करूँगा। आइए हम समझते हैं। भा से भावना, वा से विश्वास, ना से निर्माण। यानी भावना और विश्वास के साथ किया गया निर्माण ही भवन कहलाता है। तो दोस्त आगे चलते हैं। इसके बाद आता है पी फॉर प्रोग्राम यानी योजना। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो योग्य व जानकार हों किसी खेल व कार्य के प्रति किसी एकांत जगह पर बैठकर आपस में विचार विमर्श करते हैं, उससे जो रूपरेखा तैयार होती है उसे हम योजना कहते हैं। आइए दोस्तों, इसे हम दोहरा देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति
जो योग्य व जानकार हों, किसी व्यक्ति के साथ किसी खेल व कार्य के प्रति किसी एकांत जगह पर बैठकर आपस में विचार विमर्श करते हैं, उससे जो रूपरेखा तैयार होती है उसे हम योजना कहते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से या एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बकरी होती है और एक मेमना होता है। दोनों लोग घास खाने के लिए जंगल में जाते हैं और घास खाते खाते उन्हें टाइम का याद नहीं रहता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो मेमना कहता है मुझे घर चलना है, तो बकरी बोलती है अगर हम रास्ते में जाएंगे तो अभी कोई भी जानवर मारकर खा सकता है। तो दोनों लोग बैठकर ये एक योजना बनाते हैं। तो बकरी बोलती है मेमने से जैसा मैं बोलूँगी उसका आपको वैसा ही करना है, वह अन्यथा हमारी जान बचने वाली नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, उसी दिन शेर उधर से आता है और मेमना बताता है माँ शेर आ रहा है। तो मेमना कहता है माँ मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, मुझे शेर का मांस चाहिए तो चाहिए। जब यह शब्द शेर सुनता है तो घबरा जाता है और भागने लगता है। तभी जब वो पीछे भाग रहा होता है तो उसे एक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो सारी दास्तान बताता है। तो लोमड़ी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके साथ आती है। शेर को विश्वास नहीं होता तो कहता है एक काम करो, एक टांग हमारी टांग में बांध दो तभी हम चलने वाले हैं। जब वो दोबारा आते हैं तो मेमना फिर अपनी माँ से बोलता है माँ इस बार तो शेर और लोमड़ी दोनों आ रहे हैं तो हमारी जान बचने वाली नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला है आपको वैसा ही करना है। मेमना फिर कहता है माँ मुझे बड़ी ज़ोर की भूख लगी है, मुझे शेर का मांस चाहिए तो चाहिए। तो बकरी उधर से बोलती है बेटा कोई कुछ देर और की बात है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लोमड़ी मौसी को बोल दिया है, वो शेर को लेकर आती होंगी। जैसे ये शेर के कान में आवाज़ पड़ती है और वो भाग जाता है और लोमड़ी मर जाती है। तो दोस्त सेम इसी तरीक़े से अगर हम अपने जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट योजना होनी चाहिए। वो हम बनाएंगे कैसे, तो उसे हम समझ लेते हैं। तो दोस्त अगर कोई काम हम कर रहे हैं या किसी काम को हम करना चाहते हैं तो साहब सबसे पहली चीज़ उसमें होनी चाहिए कि जो वो व्यक्ति को कर सके। यानी हमें घर बनाना है तो एग्जाम्पल के तौर पे एक मिस्त्री होना चाहिए। जानकार वो होता है जो किसी ने कभी घर बनवाया हो, समझ रहे ना। इन दोनों को बैठा कर हम अच्छे तरीक़ा से अपने मकान बनाने का एस्टीमेट निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हम सफल हो सकते हैं। तो दोस्त इसका एक तोड़ है या से योग्य, जा से जानकार, ना से निष्कर्ष। यानी किसी खेल व कार्य के प्रति किसी योग्य व जानकार व्यक्ति के साथ बैठकर निकाला गया निष्कर्ष ही योजना कहलाता है। तो दोस्त अभी मैंने आपको बताया था पिछले में कि हमारा बिजनेस 4 चीज़ों पर निर्भर है। तो इस बीपो को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एजुकेशन यानी शिक्षा, दूसरा है रूल एंड रेगुलेशन नियम व शर्तें, तीसरा है सूची और चौथा है टीम वर्क यानी सामूहिक कार्य। तो दोस्त सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन पर। यानी एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन किसे कहते हैं, एजुकेशन कैसे आगे बढ़ता है या हमारे चीज़ों में क्या चीज़ है। तो दोस्त सबसे पहले जो हमारे एजुकेशन क्लास में आती हैं, पहला जो क्लास है BEC बिजनेस एजुकेशन क्लास यानी व्यापार शिक्षा कक्ष। दूसरे क्लास का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केट, मेहमान का मनोविज्ञान और सीधा बाजार का भविष्य बताना। दोस्तों इस क्लास में हमें बताया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। और इसके बाद जो तीसरा क्लास है जो भी आप ले रहे हैं, जिस क्लास का नाम है SBP यानी सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, सफल भवन योजना। तो चौथा क्लास है हाउ टू अप्रोच। कौन सा क्लास है, हाउ टू अप्रोच। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस क्लास में हमें क्या बताया जाता है। इस क्लास में हमें जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर बातचीत करने के तरीके अलग होते हैं। सेम उसी तरीक़े से जब हम गिले ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हमें भी किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है यानी बातचीत करने की। तो इसमें हमें बताया जाता है हमें किससे कैसे बात करनी है,
5वां है प्रोटेक्ट योर मैसेज, यानी संदेश भेजने की तरीका या अपने संदेश का रक्षा कैसे करें। इसमें हमें बताया जाता है कि हम अपना काम कैसे करें जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का कोई गलत मैसेज न जाने पाए। 6वां क्लास है पावर ऑफ टीम वर्क, यानी सामूहिक कार्य की शक्ति या बल या सामूहिक कार्य का बल। दोस्तों इस क्लास में हमें बताया जाता है कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है और जब एक टीम होती है वो क्या कर सकती है। लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत का नियम। इस क्लास में हमें बताया जाता है कि जीवन में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो कहीं ना कहीं लगातार प्रयास करने की वजह से सक्सेस हुए हैं। और 8वीं क्लास है सफलता की राह, यानी सक्सेस ओरिएंटेशन या जिसे बोलते हैं हम दिशा निर्देश। दोस्तों इस क्लास में हमें बताया जाता है कि अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हम वो पैसे कैसे कमाएंगे, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। 9वीं क्लास है फर्स्ट स्टेप यानी पहला कदम। इस क्लास में हमें कंपनी की A to Z जानकारी दी जाती है, जैसे टिन नंबर, पैन नंबर, फैक्स नंबर, ये सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। और 10वीं क्लास है क्लोजिंग एंड फॉलोअप, यानी समझाना और ध्यान देना या सहायता करना, जिसमें हमें कुछ काम अगर हमें नहीं आते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड तो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। और 11वीं क्लास है राइट स्टेप, यानी सही कदम। इसमें हमें बताया जाता है कि जो कदम हमने यहाँ पर रखा है वो वाकई सही है या नहीं सही है, या अगर हम आसान भाषा में समझें तो हमारे लिए बेहतर क्या है वो चीज़ हमें बताई जाती है। लास्ट है मीटिंग क्लास। लेकिन दोस्त कुछ और क्लासें हैं जिसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो दोस्त मैंने आपको ट्रेनिंग क्लास के बारे में तो बता ही दिया है, अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग बुक के बारे में। ट्रेनिंग बुक में से पहली बुक है GC सक्सेस स्टोरी, यानी ग्लोबल कोलाबोरेटर्स सक्सेस स्टोरी। दूसरी है गैलवे पत्रिका। तीसरी है बिजनेस टूल्स। चौथी है प्रोडक्ट मैनुअल। 5वीं है गैलवे कृषम चलो गांव की ओर। 6वीं है सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। और 7वीं है हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस एथिक्स रूल एंड रेगुलेशन। दोस्तों ये 7 बुक हैं जिनको पढ़कर भी हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं, समझकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्त इसके बाद है मीटिंग क्लास। लेकिन दोस्त मीटिंग क्लास तो आपको मिलती रहती हैं सीनियर द्वारा, DD और GDD के द्वारा, उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा। इसके बाद है T फॉर टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में कुछ ऑडियो क्लास हैं और कुछ वीडियो क्लास हैं। वीडियो में जो पहली क्लास है जिसका नाम है द सोच, दूसरी है द सीक्रेट, चौथी है यू कैन हील योर लाइफ, और चौथी है बिजनेस प्रेजेंटेशन। और ऑडियो में कुछ क्लासें हैं जैसे कि हाउ टू अप्रोच लॉ ऑफ एवरेज एंड रेशो, और तीसरी है पावर ऑफ टीम वर्क। ये सारी चीज़ें आपको TTMT के अंतर्गत मिलती हैं। दोस्त इसके बाद आता है रूल एंड रेगुलेशन। क्या आता है? रूल एंड रेगुलेशन, नियम और शर्तें। दोस्त ये क्यों यहाँ पर बताया जाता है, आप लोगों के मन में सवाल होगा। तो दोस्त जिस प्रकार से अगर बैंक में जाते हैं तो बैंक का एक नियम होता है कि हम अगर पैसे जमा कर रहे हैं तो वहाँ से हमें पर्ची मिलती है मोहर लगकर। सेम उसी तरीके से अगर हम पुलिस में जाते हैं, अगर हम कोई रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर एक कागज़ होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस पर हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सेम उसी तरीक़ा से दोस्त अगर हम यहाँ पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी कुछ नियम होते हैं। तो दोस्त जो हमारे यहाँ नियम हैं वो 4 प्रकार में बांटे गए। पहला है ऑफिस का नियम। ऑफिस में हमें सुबह 10 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। दूसरा है ऑफिस में पूरे ड्रेस कोट के साथ जाना चाहिए। तीसरा है गेस्ट को ऑफिस में 30 मिनट पहले लेकर जाएं। चौथा है ऑफिस में जाकर
सभी कार्य लाइन से करवाना चाहिए। 5वां है शरीफ व बीसी की इज्जत करना चाहिए। ऑफिस में धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद ऑफिस के मेन गेट को प्रणाम करना चाहिए। तो दोस्त सुबह 10 बजे क्यों पहुंचना चाहिए? क्योंकि अगर हम जल्दी पहुंच जाएंगे तो अगर हम बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भूल जाते हैं तो पहले आकर लेके जा सकते हैं। ऑफिस पूरे ड्रेस कोड के साथ इस वजह जाना चाहिए क्योंकि अगर हम ऑफिस में ड्रेस कोड के साथ जाएंगे तो हमारा गेस्ट प्रभावित होगा। ऑफिस में जाकर हमें भीड़ नहीं लगानी चाहिए, सभी काम लाइन से करवाएंगे तो एक सभ्यता का परिचय होता है। कोई भी आएगा कहेगा काम अच्छा है, बढ़िया है, बेहतर है। शरीफ व बीसी की इज्जत करना चाहिए। अगर हम शरीफ व बीसी की इज्जत नहीं करेंगे तो शरीफ और बीसी सर हमारी मदद करने वाले नहीं हैं। अगर हमारे ऑफिस में शरीफ और बीसी अगर हमारी मदद ना करें तो हम गिलेज में बेहतर बन सकते नहीं। और ऑफिस में किसी भी प्रकार का धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद है रोड का नियम। क्या है? रोड का नियम। हमें रोड पर अपने बाएं से चलना चाहिए, जो कि सभी पता है। हमें रोड पर हेडफोन व मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम रास्ते में हेडफोन व मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा सारा का सारा ध्यान मोबाइल और हेडफोन पर होगा और बाहर से अगर कोई आवाज़ देगा तो हमें सुनाई देने वाला नहीं है, जिससे वो हमारा एक्सीडेंट कर जा सकता है। इस वजह से हमें उसका प्रयोग करना नहीं है। हमें रोड पर लाइन से चलना चाहिए। अगर हम झुंड लगा के चलेंगे तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। इस वजह से हमें लाइन से और साइड से चलना चाहिए। हमें रोड पर सीनियर से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर हम रोड पर किसी सीनियर पर्सन से हाथ मिलाते हैं तो लोग देखता है और सोचता है कि यही सबसे बड़ा आदमी है। इसी वजह से हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है सेंटर का नियम। हमें सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर हम सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंचेंगे तो हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इस वजह से हमें 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। हमें सेंटर पर शोर नहीं करना चाहिए। अगर हम शोर करेंगे तो सर जो कुछ भी बताएंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा, और सुनाई नहीं देगा तो हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हमें सेंटर पर क्लास को नोट करना है। हमें सेंटर के मेन गेट को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि दोस्त हम सभी देखे हैं कि अगर हम मंदिर में जाते हैं या विद्यालय में जाते हैं तो उनके मेन गेट को प्रणाम करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमारा सेंटर भी एक विद्या का घर है। इस वजह से हमें उसके मेन गेट को प्रणाम करना चाहिए। रूम के कुछ नियम हैं। पहला नियम है हमें सुबह समय अनुसार उठ जाना चाहिए। हमें अपना बिस्तर फोल्ड कर देना चाहिए। हमें रूम पर साफ़ सफाई रखना चाहिए। हमें रूम पर ताक झांक नहीं करना चाहिए। हमें रूम पर ताक झांक नहीं करना चाहिए। हमें रूम पर धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें रूम पर नंगे बदन नहीं घूमना चाहिए। हमें नंगे बदन इस वजह से नहीं घूमना चाहिए क्योंकि जिस भी बिल्डिंग पर हम रहते हैं उसके आसपास बहुत सारी माता बहनें रहती हैं। अगर वो देखती हैं तो उन्हें दिक्कत परेशानी होती है। इसी वजह से हमें ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। और रात में लास्टली हमें 10 बजे तक सो जाना चाहिए। दोस्त इसके बाद आता है सूची। एस से होता है लॉन्ग, आई से होता है इम्पोर्टेंट, एस से होता है सक्सेस और टी से होता है टारगेट, यानी लंबे समय के लिए सक्सेस। इसका मतलब है अगर आपको महत्वपूर्ण सफलता लंबे समय के लिए चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बनाना पड़ेगा, जिसका हिंदी होता है सूची। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लिस्ट किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर क्रमबद्ध तरीके से लिखने को ही लिस्ट कहा जाता है। लिस्ट बनाने से क्या फ़ायदा है? आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें बाज़ार से 10 किलो आलू लेना है। यदि आप आलू लेने मार्केट गए हैं तो अगर आप 10 किलो वाले दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पर अच्छे आलू छाँटने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है उसके पास जो भी आलू होगा आपको मजबूरी बस वही आलू लेने पड़ेंगे। इसलिए अच्छा आलू लेने के लिए आपको 100 किलो वाले दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, जिससे आप अच्छे आलू ले सकें। तो दोस्त
इस कहानी का सार है, अगर हम किसी के पास गए हैं, अगर उसके पास 100 रुपये है, अगर हम उससे 100 रुपये मांग रहे हैं तो शायद हमें मिलने वाले नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको अच्छा बिजनेस पार्टनर चाहिए तो आपको बड़ी लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्त आइए समझते हैं कि लिस्ट को कितने भागों में बांटा गया है। लिस्ट को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सिंपल यानी साधारण, दूसरी है इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। सिंपल लिस्ट किसे कहते हैं, यानी साधारण लिस्ट किसे कहते हैं? वह लिस्ट जो कुछ समय या वर्तमान समय में काम आए उसे हम साधारण लिस्ट कहते हैं। फिर इम्पोर्टेंट लिस्ट, वह लिस्ट जो लंबे समय या भविष्य में भी काम आए उसे हम महत्वपूर्ण लिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहेंगे, जैसे यदि हमें मार्केट जाना है, कुछ सामान लेके आना है, तो हम उसकी एक लिस्ट बनाते हैं और जैसे ही वो काम ख़त्म होता है उसे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। यानी वो चीज़ हमें वर्तमान में ही काम देती है, कभी भविष्य में काम देने वाली नहीं है। और भविष्य में काम देने वाली चीज़ें होती हैं लोगों के मोबाइल नंबर, हमारे सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें हमें हमेशा काम आती हैं। तो दोस्त लिस्ट को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग हैं। पहला है हॉट मार्केट। हॉट मार्केट यानी गर्म बाजार, जिस पर हमारा रिलेशन अच्छा होता है, यानी वो हम पर 100% विश्वास करता है और इसे हम एच से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम सामने वाले व्यक्ति पर कितना विश्वास करते हैं, इस हिसाब से हमें लिस्ट नहीं बनाना। सामने वाला हमारे ऊपर विश्वास कितना करता है, इस हिसाब से हमें लिस्ट बनाना है। तो जो दूसरा है वार्म मार्केट यानी गुनगुना बाजार, जिससे हमारा मेल जोल कम होता है, थोड़ा कम होता है, लगभग डेली मिलते हैं। लगभग इसका जो परसेंट होता है वो 50% होता है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी W से इसे हम निर्देशित करते हैं। तीसरी चीज़ है कोल्ड मार्केट यानी 25% यानी C। कोल्ड मार्केट में वो लोग आते हैं जिनसे कभी कभार मिलना होता है, दुआ सलाम होता है। और चौथा होता है फ्रेश मार्केट। फ्रेश मार्केट में वो लोग आते हैं जिनसे हम मिले हों, 1-2 बार केवल मुलाकात हुई हो, अनजान के तौर ट्रेन में, बस में, किसी पार्क में, मंदिर में अगर हमारी मुलाकात हो गई हो, अगर हम लोगों का आपस में नंबर एक्सचेंज हो गया हो तो उसे हम फ्रेश मार्केट में रखते हैं, जिसका परसेंट 0 से 100% तक होता है। इसे हम F या C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्त इसके बाद इसको हम समझते हैं कि आखिर क्या चीज़ें हैं। टाइम। दोस्त जब हम लिस्ट बनाते हैं तो इसके 11 जो कॉलम होते हैं उनमें से ये चीज़ें हैं। T4 होता है टाइम यानी समय। ए का मतलब होता है अवेलेबल यानी समय पर्याप्त है। बी का मतलब है समय निकालना पड़ता है और सी का मतलब है समय की व्यस्तता है। सेम इसी प्रकार से पैसा। A4 होता है पैसा उपलब्ध है, B4 होता है पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगा और C से होता है पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों इसी में आता है लिस्ट का फॉर्मेट। पहला कॉलम होता है क्रमांक, दूसरा नाम, तीसरा पता, चौथा मोबाइल नंबर, 5वां उम्र, 6वां व्यवसाय, 7वां रिश्ता, 8वां विश्वास, 9वां पैसा, 10वां समय और 11वां कॉलम होता है निर्भर। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि विकास, जो विकास है वो कानपुर से बिलोंग करता है। मोबाइल नंबर जो उसका है वो आप लिख दीजिए। उम्र वो लगभग हमें क्योंकि किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो इस वजह से 25, 28 जो भी हो, आपको जो लगता हो उस हिसाब से आप लिख दीजिए 25 वर्ष। उसके बाद वो करता क्या है, यानी व्यवसाय क्या है उसका, पढ़ाई करता है या नौकरी पेशा है, तो उसके लिए अगर नौकरी स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी है तो उसके लिए स्टूडेंट लिखना है। रिश्ता तो आपका वो लगता कौन है, तो सबसे पहले फ्रेंड। उसके बाद क्या होता है विश्वास कितना, आपका लंगोटिया आ रहा है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं पहचानते हैं। रिश्ता आपका अगर अच्छा है तो H लिख देंगे।
अगर थोड़ा सा डाउट है तो उसे बी लिख देंगे, डब्ल्यू लिख देंगे। अगर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तो उसे सी लिख देंगे। इसके बाद हम समझते हैं पैसा। पैसा का मतलब क्या होता है? अगर कोई स्टूडेंट लाइफ से है तो उसके पास पैसा होता नहीं है। अगर उसके पास पिताजी के पास पैसे हैं तो उसके लिए क्या लिखना है? ए। अगर पैसा नहीं है तो उसके लिए बी। और वो निर्भर किसके ऊपर है ये भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले है समय। समय का मतलब होता है उसके पास समय उपलब्ध है या नहीं यह काम करने के लिए। तो उसके लिए क्या है? अगर स्टूडेंट लाइफ से है तो कहीं ना कहीं ए उसके पास उपलब्ध होगा। निर्भर यानी वो अभी पढ़ाई कर रहा है तो अपने पिताजी पर डिपेंड होगा। सेम इसी तरीके से हमें ये लिस्ट तैयार करना है। लिस्ट बनाते समय कुछ सावधानियाँ। लिस्ट हमें अपने अपलाइन के साथ बनानी चाहिए। लिस्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर की बनानी चाहिए, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 1000 नंबर, जितने नंबर हमारे पास हों, लेकिन कम से कम 100 नंबर की बनानी चाहिए। तीसरी है, लिस्ट में 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष वाले लोगों को वरीयता देना चाहिए। इसके बाद चौथा स्तंभ है, खंभा है, जिसे बोलते हैं हम टीम वर्क यानी सामूहिक कार्य। खेल व कार्य कितने प्रकार के होते हैं? खेल व कार्य वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन खेल व कार्य कहते किसे हैं इसको हम जरूर देखेंगे। खेल यानी मनोरंजन के लिए किया गया कार्य ही खेल कहलाता है। तो फिर कार्य किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु या विचार को पहुंचाने में लगी ऊर्जा तथा समय को ही कार्य कहते हैं। खेल व कार्य कितने प्रकार के होते हैं? खेल व कार्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजदूरी आदि। खेल व कार्य 2 प्रकार से खेले व किए जाते हैं। पहला है प्रोफेशनल, दूसरा है नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल किसे कहते हैं? तो प्रोफेशनल जिस भी खेल व कार्य में हमें कई प्रकार के लाभ जैसे नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत और पैसा तथा नियम और शर्तें लागू हों उसे हम प्रोफेशनल कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो जैसे एक इंटरनेशनल क्रिकेट और एक MBBS डॉक्टर। नॉन प्रोफेशनल जिस भी खेल व कार्य में हमें कई प्रकार के लाभ ना मिले और नियम व शर्तें लागू ना हों उसे हम नॉन प्रोफेशनल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गांव गली का क्रिकेट तथा झोला छाप डॉक्टर। आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि गांव गली में आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा तो जो आदमी जैसा होता है वैसा खेलने लग जाता है। अगर घर से बुलावा आ गया तो घर पर चला जाता है, यानी किसी भी प्रकार के नियम और शर्तें चल पाती नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनल में आप देखे होंगे तो आज सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा खिलाड़ी है, अगर वो चाहे बिना स्पोर्ट जूता पहने तो क्या खेल सकता है? बिल्कुल नहीं। आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगर उसके घर से कोई बुलावा आ जाए तो क्या वो मैदान छोड़कर जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सेम इसी प्रकार से कुछ हमारे दैनिक जीवन में कार्य होते हैं, उन कामों को अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो जैसे कि एक MBBS डॉक्टर। आपने एक MBBS डॉक्टर को देखा होगा कि अगर उसके दुकान खुलने का समय मॉर्निंग में या सुबह में 10 बजे है तो वो सुबह अपनी दुकान 10 बजे ही खोलता है, उससे पहले वो खोल सकता नहीं है। अगर उसके दुकान बंद होने का समय या क्लिनिक बंद होने का समय रात्रि के 11 बजे है तो 11 बजे ही बंद करेगा, उसके पहले वो बंद कर सकता नहीं है। लेकिन आप देखे होंगे वहीं पर गांव गली में एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं। जब आप तैयार हो जाएंगे तभी वो इलाज करने को तैयार हो जाते हैं, उनका कोई भी समय निर्धारित होता नहीं है। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आता है GIG। G फॉर होता है गेस्ट यानी मेहमान, जिसका परसेंट होता है 0। I फॉर होता है इंट्रोड्यूसर यानी परिचयकर्ता, परिचयकर्ता का काम मात्र 10% होता है। G फॉर गिलेज, इसका काम होता है 90% यानी कि कंपनी। तो दोस्त मैं आप लोगों को GIG के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा काम नहीं है,
यहाँ पर हमारा काम केवल 10% है। जैसे कि आज हम किसी के माध्यम से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हमें भी केवल लोगों को परिचय कराना है, और जितना भी काम होगा वो किसका काम है? कंपनी का। इसके बाद आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब है हिंदी में लक्ष्य निर्धारण करना। आइए दोस्त, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत पुराने समय की बात है। गुरु द्रोणाचार्य अपने एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी को ढूंढने के लिए गांव में टहल रहे होते हैं, यानी गांव-गांव जाकर वो शिष्य को तलाश हो रहे होते हैं, लेकिन कोई भी शिष्य उन्हें मिलता नहीं है। तभी अचानक उनकी नज़र गांव में एक दीवार पर पड़ती है, जिसमें तीर खुदने के निशान होते हैं, और वो भी गोले के ठीक बीच में। जब गुरु द्रोणाचार्य उसके बारे में जानकारी लोगों से पता करते हैं, तो लोग उन्हें बताते हैं कि ये कोई धनुर्धारी नहीं है, ये सबसे पहले तीर मार देता है और जहाँ तीर लगती है उसके आसपास गोला कर देता है। तो दोस्त, आज हम अपने जीवन में दुनिया में जितने भी लोग हैं, 100% में से 90% लोग अधिकतर ऐसा ही करते हैं कि काम करते रहते हैं, पहले निर्धारित नहीं करते हैं कि हमें इस काम को कब तक करना है और कहाँ तक करना है, हमें इस काम से पाना क्या है। इस वजह से दोस्त, जब तक हम अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण नहीं करेंगे, जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम कामयाब हो सकते नहीं हैं। तो दोस्त, हमारी क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है। बाकी दोस्त, अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास में दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू।